ये वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज समझ लो, अफ्रीका के इस हॉर्न रीजन में एक छोटा सा टेरिटरी है सोमालीलैंड, जो 1991 से ही अपनी गवर्नमेंट चला रहा है, अपनी करेंसी, अपनी मिलिट्री और रेगुलर इलेक्शंस। लेकिन ऑफिशियली दुनिया का कोई बड़ा स्टेट इसे इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानता, और फिर भी इस जगह की वजह से चाइना काफी दिक्कत में आने वाला है। लेकिन वो कैसे, तो ये मैटर हम वीडियो में डिकोड करने वाले हैं, और साथ ही वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इंडिया की ट्रेड सिक्योरिटी और इंडियन ओशन में इंडिया की नेवल पोजीशनिंग कैसे इंपैक्ट हो सकती है। पर पहले ये एक अजीब इंसिडेंट देखो। 29 दिसंबर 2025 चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी देश को अपने फायदे के लिए सेपरेटिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और फिर उन्होंने सोमालीलैंड की बात करते हुए ताइवान का भी नाम लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब चाइना एक अफ्रीकन कंट्री के बारे में बात कर रहा है, तब उसमें ताइवान कहां से आ गया? और अगर चाइना इस बात से इतना परेशान था तो जरूर कुछ हुआ था। तो 26 दिसंबर 2025 को इजराइल ने सोमालीलैंड को ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। तो ये एक रिकॉग्निशन इतना बिग डील क्यों है? क्योंकि ठीक सोमालीलैंड के पास चाइना ने डिजिबूती में अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किया था, जहां से चाइनीज नेवल वेसल्स ऑपरेट करते हैं। इसलिए चाइना सोमालीलैंड का रिकॉग्निशन एक थ्रेट की तरह देख रहा था। यहाँ देखो, अफ्रीका और अरेबियन पेनिसुला के बीच एक नैरो पैसेज है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट। इस स्ट्रेट से हर साल लगभग 10 से 12% इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड यहीं से गुजरते हैं। एशिया से यूरोप का सबसे डायरेक्ट रास्ता यही है। अगर ये बंद हुआ ना, तो सिर्फ को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। तो ये चोक पॉइंट पूरे ट्रेड को कंट्रोल करने का पावर रखता है। अब सोमालीलैंड इस स्ट्रेट के बिल्कुल पास बैठा है, बरबेरा पोर्ट के साथ, और यूएई की डीपी वर्ल्ड कंपनी $442 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है उस पोर्ट को अपग्रेड करने के लिए। $442 मिलियन एक अनरिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी में। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक हाई स्टेक बेट है कि ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब नेतन्याहू ने 26 दिसंबर को सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन अनाउंस किया था ना, बाहर से ये एक रैंडम हेडलाइन लग रही थी, एग्रीकल्चर कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। साउंड्स बोरिंग राइट? लेकिन बैकग्राउंड में जो हो रहा था वो बहुत ही अलग था। रॉयटर्स ने स्पेसिफिकली रिपोर्ट किया, यूएई ने इस डील को फैसिलिटेट किया था। यूएई ने इजराइल और सोमालीलैंड ऑफिशियल को एक दूसरे के पास लाया। क्यों? क्योंकि यूएई का ऑलरेडी $442 मिलियन बरबेरा पोर्ट में इन्वेस्ट हुआ है। उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहिए था उस इन्वेस्टमेंट के लिए, और सोमालीलैंड के साइड से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोमालियालैंड ने इजराइल को मिलिट्री बेसिंग राइट्स ऑफर किए थे रिकॉग्निशन के बदले में। अब इस पैटर्न और टाइमलाइन को ध्यान से देखो। 2016 में $442 मिलियन इन्वेस्टमेंट बाय यूएई, 2020 में ताइवान का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन सोमालीलैंड, 2024 में यूथोपिया की पोर्ट्स एक्सेस एमओयू विद सोमालीलैंड, और 2025 में फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड बाय इजराइल। देखो, अब ये कोई ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये अलग अलग कंट्रीज हैं जो अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। सोमालीलैंड स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल होता जा रहा है और चाइना के लिए इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल, और चाइना ये पैटर्न बिल्कुल क्लियरली देख सकता है। अब चाइना 2 रीजंस की वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा है। चलो बताता हूँ कौन से। नंबर 1, मैरीटाइम रूट्स। 2017 में चाइना ने डिजिबूती में अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस खोला। अब सोचो, अगर डिजिबूती के अपोजिट साइड पर वेस्टर्न और इजराइल लेवल प्रेजेंस डेवलप हो जाए, तो चाइनीज शिप को क्लोज सर्वाइलेंस फेस करनी पड़ेगी। ऑपरेशनल फ्रीडम नेचुरली रिड्यूस हो जाएगी। कोई भी मेजर पावर ये फील नहीं करना चाहता कि वो सराउंडेड हो रहा है। और नंबर 2, पॉलिटिकल प्रेसिडेंस। तो सोमालीलैंड 1991 से सेल्फ गवर्न कर रहा है, पीसफुल इलेक्शंस करता है, पीसफुल पावर ट्रांसफर, जो पूरे अफ्रीका में रेयर है। लेकिन चाइना ऑफिशियली नहीं मान सकता कि डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नेंस एलॉन स्टेटहुड का बेसिस हो सकता है, क्योंकि अगर वो ये माना तो उसकी अपनी माइनॉरिटीज का क्लेम एड्रेस करना पड़ेगा, तिब्बत, जिनजियांग, ताइवान। और यहाँ सोमालीलैंड में ताइवान का विजिबल प्रेजेंस भी है। इसीलिए लिन जियान ने अफ्रीका की स्टोरी में ताइवान का नाम लिया था। अब प्रैक्टिकली सोचते हैं ये प्रेशर चाइना पे एक्चुअली कैसे काम करेगा। देखो, अटलांटिक काउंसिल के एनालिस्ट ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है, बरबेरा पोर्ट वेस्टर्न और इजराइल फोर्सेस को 2 चीजें साइमल्टेनियसली दे सकता है। नंबर 1, हाउथी मैरीटाइम डिसरप्शन काउंटर करने की कैपेबिलिटी, और चाइनीज इन्फ्लुएंस लिमिट करने की कैपेबिलिटी, दोनों एक ही पोर्ट से। और पता है, मिड 2025 में अमेरिकन लॉ मेकर्स ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया,
रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड इंडिपेंडेंट एक्ट, जिसका गोल था सोमालीलैंड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना। तो अगर ऐसे ही एक के बाद एक कंट्री सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करना शुरू करे तो चाइना और भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा इस इशू पर। फिर सर्वाइलेंस प्रेशर, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, ये तीनों मिलके इस पूरे एरिया में चाइना की पोजीशन वीक कर देंगे। तो चाइना इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकता है, चलो देखते हैं। पहला मूव, यूज ऑफ वीटो पावर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इरिट्रिया, जो चाइना के साथ यूएन में कंसिस्टेंटली अलाइंड है, उसने ऑलरेडी चाइना को कहा है कि वो वीटो यूज करे अगर सोमालीलैंड रिकॉग्निशन का कोई फॉर्मल यूएन मूव आए। और दूसरा मूव, अफ्रीकन मीडिया, स्टार टाइम्स और सीजीटीएन जैसे चाइनीज स्टेट एफिलिएट ब्रॉडकास्टर पूरी अफ्रीका में ऑपरेट करते हैं, जिससे चाइना एक नैरेटिव सेट कर सकता है अपने फेवर में। ये तरीका थोड़ा स्लो है लेकिन ये इफेक्टिव होगा। लेकिन चाइना के पास एक जेन्युइन डिलेमा भी है, अगर वो बहुत हैवी हैंड हुआ तो डायरेक्ट सैंक्शन और ओपन थ्रेट्स भी झेलने पड़ सकते हैं, और वो चाइना कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्स हाइब्रिड अप्रोच होगा, मींस क्वाइट डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक लेवरेज, नेवल प्रेजेंस विजिबल रखना बिना ओपन कन्फ्रंट किए। अब वो बात जो मैंने शुरू में प्रॉमिस की थी, ये पूरा मैटर इंडिया को कैसे अफेक्ट कर सकता है। इंडिया रेड सी कॉरिडोर से होके ही इन अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोप के साथ ट्रेड करता है। 2024 में जब हाउथीज ने रेड सी अटैक किया था तो इंडियन ट्रेडर्स को शिपिंग लेट से मिले, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़े, कुछ शिप कैप ऑफ गुड होप से रीरूट हुए, जिसमें 10 से 15 एक्स्ट्रा डेज और 30 से 40% का एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट लगा, सिर्फ एक नॉन स्टेट एक्टर की वजह से। अब इमेजिन करो अगर रेड सी में फुल स्केल चाइना, यूएस, इजराइल और रीजनल प्रॉक्सी कंपटीशन शुरू हो जाए तो शिपिंग कॉस्ट परमानेंटली बढ़ जाएगी, शिपिंग लेट से पहुंचना नॉर्मल बात हो जाएगी और इंडियन ओशन सिक्योरिटी फंडामेंटली चेंज हो जाएगा। देखो, इंडिया ने अभी तक सोमालीलैंड पर कोई ऑफिशियल पोजीशनिंग नहीं ली है, तो इंडिया के पास दो चॉइसेस हैं, एक स्पेक्टेटर रहना और दोनों साइड से प्रेशर झेलते रहना, दूसरा मैरीटाइम पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई करना, लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स बिल्ड करना, नेवल कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं एक्टिवली एक्सपेंड करना। इंडिया इस स्टोरी में सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं है, ये उसकी इकोनॉमिक लाइफलाइन रूट का सवाल है और अभी तक इंडिया वहां एब्सेंट है। सोमालीलैंड, जिसका एरिया रफली ओडिशा के बराबर है, लेकिन हर मेजर पावर अब उसको नोटिस कर रहा है। अब मैं एक कंक्रीट प्रेडिक्शन के साथ ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। 2026 के एंड तक कुछ और कंट्रीज सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करेंगे और जब वो होगा चाइना का डिप्लोमेटिक रिस्पांस इस बार डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। अगले कुछ महीने बताएंगे चाइना झुकता है या और ज्यादा अपनी पोजीशंस मजबूत करता है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये गेम शुरू हो चुका है और इंडिया के लिए वक्त साइड लाइन पर बैठने का नहीं है। अब आप बताओ और सच में सोच के बताना, चाइना का नेक्स्ट मूव क्या होगा? यूएन में वीटो पावर यूज करना, अफ्रीका में इकोनॉमिक और मीडिया लिवरेज को यूज करना, जिबूती में इस पर नेवल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा या कुछ और जो मैंने डिस्कस ही नहीं किया? मैं जेन्युइनली सुनना चाहता हूँ। सिर्फ नंबर मत लिखो, एक लाइन में रीजन भी देना। और अगर आपको लगता है कि ये ब्रेकडाउन यूजफुल थी, सब्सक्राइब करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि अगला वीडियो एक और ऐसी ही स्टोरी है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कंप्लीटली इग्नोर किया है। तो ये था ग्लोबल स्ट्रेटेजी, अगली बार फिर मिलते हैं।